हेलो दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन और बेसिक टर्म्स कवर किए थे। इस वाले पार्ट में हम उन की टर्म्स को कवर करेंगे जो नॉर्मली हम बिजनेस लैंग्वेज में यूज करते रहते हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें आपको पता भी हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद उतने अच्छे से ना पता हो। विल ट्राई एंड डिस्कस अबाउट देम सो दैट द फंडामेंटल्स गेट डैम क्लियर, राइट? सो पहला टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वन इज बिजनेस एंड सेकंड इज एंटिटी। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का एक साधारण भाषा में मीनिंग होता है बीइंग बिजी। सो अभी एक बंदा है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अपनी मिठाई की दुकान, राइट? सो मिठाई की दुकान शुरू करना चाहता है तो क्या करेगा? सबसे पहले वो कैपिटल लेके आएगा, मनी, राइट? मनी लेकर के आएगा। 1 करोड़ रुपए हमने डिस्कस किया था, 1 करोड़ रुपए लेकर के आया वो। अब वो क्या करेगा? इस मनी से वो मटेरियल खरीदेगा, मटेरियल खरीदेगा। कुछ मैदा खरीद के लाएगा, कुछ दूध खरीद के लाएगा ताकि वो चीजें बन सके। तीसरी चीज वो इकट्ठी करेगा, मैन। वो कुक लेकर के आएगा, शेफ लेके आएगा जो अलग अलग चीजें बनाएंगे, सर्व करेंगे। और चौथी चीज, मशीन। उसको गैस लाना पड़ेगा, कढ़ाइयाँ लानी पड़ेगी। तो मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी, ये चार चीजें मिलाता है जो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, और वो करता है बिजनेस, राइट? अब बिजनेस जो करता है वो उस आदमी से हमेशा अलग होता है। entity entity is always business entity is always different from its owner while we are talking in accounting, right? So financial separation, हमेशा बिजनेस हमेशा अपने ओनर से अलग होता है। चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, लाला की दुकान हो मिठाई वाली, तब भी अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो हम मान के चलेंगे वो लाला जी जिनकी दुकान है वो एक अलग व्यक्ति है, बिजनेस एक अलग व्यक्ति है, राइट? दूसरा, लीगल आइडेंटिटी। अब लीगल आइडेंटिटी क्या होता है? ये अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि जैसे पार्टनरशिप होती है या सोल प्रोप्राइटरशिप होती है जो हमने पिछले सेशन में उसके बारे में पढ़ा था। वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, मतलब ओनर और वो लीगल टर्म्स में एक ही माने जाते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स में अलग अलग माने जाते हैं। बट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट इज सपोज टू बी एन आर्टिफिशियल पर्सन that is separate from its owner. Who are the owners of the company? शेयर होल्डर्स, दैट्स राइट, राइट? अब क्या है, जो फाइनेंशियल सेपरेशन की हमने बात की, इसका पर्पस क्या है? व्हाई व्हाई वी आर सेइंग दैट बिजनेस एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर? रीजन ये है कि हमको अकाउंटिंग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं। अगर हम ओनर को और बिजनेस को एक ही समझेंगे, ठीक है, तो उसमें गड़बड़ होगी। कैसे गड़बड़ होगी? कि अब मिठाई वाली दुकान में से ओनर साहब के बच्चे आए और गले में से उन्होंने 1,000 रुपए निकाल लिए या 5,000 रुपए निकाल लिए कि पापा मेरे को जानी है शॉपिंग करने। अब क्या हुआ? अब अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ओनर को हम अगर अलग मानेंगे बिजनेस से, तो हम इस इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे कि ओनर ने 5,000 रुपए लिए। तब हमको बिजनेस का क्लियर पता लगेगा, क्योंकि साल के आखिरी में, मान लीजिए महीने के आखिरी में हमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और उसमें 5,000 रुपए निकल गए थे, तो अगर हमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमको तो 95,000 का ही प्रॉफिट दिखेगा ना, विच इज रॉन्ग। बिजनेस ने तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था, बट 5,000 रुपए तो ओनर के बच्चे ने निकाल लिए थे। इसलिए हम ओनर को और बिजनेस को अलग अलग समझ मानते हैं, ताकि हम एक फेयर टर्म्स में डिफाइन कर पाए कि ओनर जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, वन, एंड उसका प्रॉफिट या लॉस कितना है, राइट? इस पे एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी आता है, दैट विल लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर में भी, यस। सेकेंड टर्म जो हम इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांजैक्शन। ये बार बार आती है, ठीक है? ट्रांजैक्शन को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट? अब वो ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो ट्रांजैक्शन हम सब लोग जानते हैं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। कोई चीज जिसकी वैल्यू है, जिसकी कीमत है, वो उसका आदान प्रदान। कहीं वो जा रही है, उसके बदले में कुछ आ रहा है, दोनों पार्ट हमको देखने हैं। व्हाट इज बीइंग गिवन एंड व्हाट इज बीइंग टेकन, राइट? और ये एक्सचेंज कंप्लीट होना चाहिए टू डिटरमिन, टू कैटेगराइज समथिंग एज अ ट्रांजेक्शन। ये एक्सचेंज जो है ना, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कंप्लीट होना चाहिए। आपने एक ऑनलाइन वेबसाइट पे कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, ट्रांजैक्शन हो गया क्या? नहीं। क्यों? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं हुई है। आपने अभी पैसे दिए हैं, बट जो सामान आपने मंगाया है वो आपके पास नहीं आया है, राइट? ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होगा? ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा जब वो सामान आपके पास आ जाएगा। इसके पहले ट्रांजैक्शन कैंसिल भी कर सकते हो, राइट? सो कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट, राइट? तीसरा क्या होता है? अब इस ट्रांजैक्शन को जो हो गया है इसको हमको रिकॉर्ड करना होता है, राइट? सो एनीथिंग, मतलब एनी इवेंट वेर इन देर इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू एंड दैट एक्सचेंज इज कंप्लीट,
एंड इट कैन बी डिफाइंड इन मॉनेटरी टर्म्स, हैज टू बी रिकॉर्डेड, राइट। ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है। अगला टर्म आता है असेट्स। असेट्स क्या होती हैं? सो असेट्स मतलब हम एग्जाम्पल देने लगते हैं ना कि बिल्डिंग है, लैंड है। असेट की डेफिनेशन क्या होती है? सो एनीथिंग, एनीथिंग, एनी आइटम विच इज ऑफ वैल्यू। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी है तो इंपॉर्टेंट भी है लेकिन वैल्यू नहीं लगा सकते हो? नेचुरल रिसोर्सेज आप देख लो, जो कोई ओन नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा है ओन भी होनी चाहिए, आइटम ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय एन एंटिटी। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज जितने हैं नोबडी ओन्स देम, बट उनको हम कहीं अकाउंटिंग में नहीं लिखते हैं। हवा की क्या वैल्यू है, पानी की क्या वैल्यू है, नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल लाइट की क्या वैल्यू है, ठीक है। सो आइटम ऑफ वैल्यू होना चाहिए, ओन्ड बाय एन एंटिटी होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कोई भी एसेट अगर ऐसी आप देखेंगे, उसको आप बेच करके आप कैश प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन सेल इट इन एक्सचेंज ऑफ कैश। इसका काम क्या होता है? एसेट का काम होता है, इट इज टू बी यूटिलाइज्ड और यूज्ड टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। भविष्य में आने वाले टाइम में हमको इससे कुछ लाभ, कुछ फायदा होना चाहिए। अब एसेट किस किस टाइप की हो सकती हैं? ये करंट भी हो सकती है, नॉन करंट हो सकती है। अब करंट और नॉन करंट का क्या फर्क होता है? एनी असेट, कोई भी असेट जिसको हम ये मान करके चलते हैं कि ये विद इन ए ईयर, एक साल 12 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएगी कैश में, उसको हम बोलते हैं करंट असेट। ऐसी कौन सी चीजें होती हैं? अब हमने मिठाई वाली दुकान का एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई आटा जो खरीद के लाए थे या समोसे जो बन के रखे थे, वो साल भर के बाद तक तो नहीं जाएंगे ना, वो तो बिक जाएंगे साल भर के अंदर। सो जो भी समोसे का स्टॉक है, जो भी मिठाइयों का स्टॉक है, वो सारी करंट असेट है, ठीक है। इसके अलावा आपने मिठाई की दुकान में समोसे बेचे थे, सप्लाई किए थे, मान लेते हैं किसी स्कूल को, राइट। हमने पिछली बार भी एग्जाम्पल लिया था। अब वो जो स्कूल है वो आपको तुरंत पैसे नहीं दे रहा है, वो क्या है, वो मान लीजिए आपको बोल रहा है 15 दिन बाद पैसे दूंगा, तो वो पैसे आने हैं, वो भी एक असेट हो गई आपकी। इसको डेटर्स बोलते हैं, आगे हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे। ये सारी करंट असेट्स हैं। ऐसे ही कैश, वो भी करंट असेट है क्योंकि वो तो खुद ही कैश है। नॉन करंट असेट कौन सी होती है? वो असेट्स जो कि हमारी एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करने के लिए हमने नहीं ली होती हैं। जैसे अब वो मिठाई की दुकान में फर्नीचर हो सकता है, ठीक है। मिठाई की दुकान का गैस चूल्हा हो सकता है, उनकी कढ़ाइयाँ हो सकती हैं, ठीक है। उनका एयर कंडीशन हो सकता है। ये सारी चीजें जो होंगी, ये बेचने के लिए नहीं है, इसलिए ये नॉन करंट एसेट है। सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट इज फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरी हो सकती है आपकी, राइट। इस टाइप की जितनी भी चीजें, लैंड हो सकती है आपकी, आपने मान लीजिए वो दुकान खरीदी, बिल्डिंग है आपकी, दैट इज ऑल्सो ए नॉन करंट एसेट, राइट। असेट दो और तरीके से कैटेगराइज की जा सकती हैं, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। नॉन टेंजिबल मतलब जिनको हम छू या देख नहीं सकते। अब टेंजिबल तो आपको पता है। नॉन टेंजिबल कौन सी एसेट्स होती हैं? कुछ ऐसी भी एसेट होती हैं जो आइटम ऑफ वैल्यू है, ओन्ड बाय एन एंटिटी है, कैन बी कन्वर्टेड इन कैश है, और इनसे आपको बेनिफिट भी हो रहा है। कौन सी एसेट है? कॉपीराइट, पेटेंट। कॉपीराइट से क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब होता है, जैसे आपने कोई भी चीज पे कॉपीराइट कर लिया, किसी भी चीज पे आपने गाना बनाया, राइट, और यूट्यूब पे डाला, और उस पे आपका कॉपीराइट है, और वो गाना बहुत पॉपुलर हो गया। सो अब उस कॉपीराइट, उस गाने को कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, राइट। वो कॉपीराइट का मतलब क्या हुआ? नो बडी कैन कॉपी दैट सॉन्ग, नो बडी कैन यूज दैट सॉन्ग विदाउट योर परमिशन। और आप परमिशन कब दोगे? when you'll get some money in exchange of that, right? So if I want to use that song in one of my videos, I have to pay you some money in order to get right to use that song. तो आप वो गाना यूज करने के लिए मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो कॉपीराइट एक इंटेंजिबल एसेट है जिससे आपको फायदा हो रहा है। पेटेंट भी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्निक, आपने समोसा बनाने की ऐसी टेक्निक इजाद कर ली, कुछ अलग तरीके से आपने कोई मशीन बना ली और उसको जाकर आपने पेटेंट करा लिया, उसको कोई यूज नहीं कर सकता। बट सिंस इट इज सो इफेक्टिव टेक्निक, तो अब कोई भी वो टेक्निक यूज करना चाहेगा तो उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो दैट अगेन इज एन इंटेंजिबल थिंग। वो टेक्निक कहीं दिख नहीं रही है, बट इस टाइप की चीजें होती हैं जिनको हम नॉन टेंजिबल एसेट कहते हैं, राइट। सो ये हो गया ब्रीफ अबाउट एसेट्स। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है एक लीगल डेट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी देनदारी। मुझे किसी को देना है कुछ पैसा, समथिंग इन मॉनेटरी टर्म, समथिंग दैट आई ओ टू समबडी इज द लाइबिलिटी।
और ये होती कैसे, लाइबिलिटी अपने आप नहीं पैदा होती है, इट अराइजेस फ्रॉम पास्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी पहले हमने कोई ट्रांजेक्शन किया होगा, कोई आदान प्रदान किया होगा, जिसकी वजह से लाइबिलिटी क्रिएट होती है। जैसे मैंने जाके बैंक से लोन ले लिया, अभी जो लोन है ये मेरी लाइबिलिटी है, बिकॉज फ्यूचर में इट विल रिजल्ट इन फ्यूचर आउटफ्लो, मेरे को वापस जा करके वो पैसा देना पड़ेगा, राइट। सो जो भी चीजें हम बाहर की दुनिया को ओ करते हैं, जो हमको बाहर की दुनिया को दे, हम मतलब बिजनेस, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हम मतलब बिजनेस, मैं मतलब बिजनेस, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, हम जान चुके हैं। सो बिजनेस जो भी चीज दूसरे को देनी होती है वो उसकी लायबिलिटी होती है, ये पास्ट ट्रांजेक्शन से क्रिएट होती है, और ये फ्यूचर में इसके बदले में हमको, इसके एवज में हमको किसी ना किसी को आउटफ्लो, पैसा, सामान या कोई भी चीज देनी पड़ती है। अगेन, लायबिलिटीज कैन बी करेंट और नॉन करेंट। एनी लायबिलिटी विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड विद इन ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 months, एक साल, उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जैसे हमने वो मिठाई वाली दुकान मान लीजिए रेंट पे ली हुई है, और हम 3 महीने का रेंट एडवांस में नहीं देते, हम 3 महीने यूज करते हैं और उसके बाद रेंट पे करते हैं, हर क्वार्टर का एक बार रेंट पे करते हैं। सो 3 महीने जो मैंने यूज कर लिया, तो रेंट तो ड्यू हो गया ना पहले दिन से, तो ये क्या हो गया, रेंट मेरा आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है। ठीक है, ये मेरी करंट लाइबिलिटी हो गई। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस जिनका फायदा मैं कर चुका हूं लेकिन उनको अभी पेमेंट करना बाकी है, वो हो गए मेरे करंट लाइबिलिटी। हमारी नॉन करंट लोन्स भी ऐसे हो गए, मान लीजिए हमने कोई ओवरड्राफ्ट लिया है, या ओवरड्राफ्ट नहीं बात करते, टेक्निकल टर्म है, बाद में डिस्कस करेंगे। हमने कोई लोन ऐसा बैंक से लिया है जो हमको 1 साल के अंदर पे करना है, तो वो भी हमारा करंट लाइबिलिटी में आएगा। नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो हमको 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए हमारे पास में है, उनकी मतलब रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन विद इन ईयर नहीं आ रही है। जैसे बैंक का लोन लॉन्ग टर्म लोन है हमारा, 5 साल बाद हमको पे करना है या 3 साल बाद पे करना है, सो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई हमारी, राइट। सो एनी लाइबिलिटी, एनी ऑब्लिगेशन विच इज टू बी पेड विद इन ए पीरियड ऑफ ए ईयर इज कॉल्ड current liability. Any liability which is to be paid, outside period of 12 months is non-current liability. कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल हिंदी में पूंजी, इसको हम कंपनी की भाषा में शेयर कैपिटल भी कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में इसको कैपिटल कहते हैं। ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है, भाई कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो हम पैसा लगाएंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया था, उस पैसे को, ओनर का जो कंट्रीब्यूशन बिजनेस में आता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, असेट है, लायबिलिटी है, इट्स ए लायबिलिटी, बिकॉज ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस ने ओनर से पैसे लिए हैं ताकि वो कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सके, कुछ काम कर सके। सो ओनर का इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल। अब कैपिटल का क्या टिपिकल फॉर्म है, वो फिक्स रिपेमेंट नहीं है। भाई ओनर का पैसा है बिजनेस में, जैसे डेट है, तो डेट आप उधार पे पैसे बैंक से अगर मान लीजिए लोन ले रहे हैं, तो उसका रिपेमेंट फिक्स होता है कि इतने टाइम में आपको देना है। ओनर का पैसा फिक्स नहीं होता, वापस उसका रिपेमेंट नहीं होता। रिस्क रिवॉर्ड के टर्म में देखें तो सबसे ज्यादा रिस्क कैपिटल में होता है। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे लोन हो गया या अदर लाइबिलिटीज हैं, वो कम रिस्की होती हैं, क्योंकि आप चाहे प्रॉफिट करो चाहे लॉस करो, आप मतलब बिजनेस, बिजनेस चाहे प्रॉफिट में हो, नफे में हो या नुकसान में हो, वो लोन का पैसा उसको वापस करना ही करना है। बट कैपिटल पे रिटर्न जरूरी नहीं है, अगर लॉस हो रहा है तो आपकी कैपिटल कम होती रहेगी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको ज्यादा भी मिलेगा। बैंक लोन का रेट फिक्स होता है, 10%, 12%, जो भी रेट उसका होगा वो उतना ही मिलेगा। आपका बिजनेस चाहे 1 करोड़ पे, मान लीजिए साल में आपने 50 लाख रुपए कमा लिया, तो कितना रिटर्न हो गया, 50% हो गया। सो यू कैन अर्न एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, क्योंकि रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि अगर डाउन साइज भी होता है तो भी आपका ही है। अब दो इसमें रिलेटेड टर्म्स हैं, ड्राइंग्स और रिटेन अर्निंग, इनकी भी बात कर लेते हैं। ड्राइंग्स क्या होती है, कैपिटल, पूंजी लगाई, कैपिटल जो पैसा बिजनेस में लगा है ओनर का, उसको कैपिटल बोलते हैं। जब कभी कोई ओनर पैसा निकालता है, पार्टनर या सोल प्रोप्राइटरशिप वाला जो ओनर है, लाला जी जो है, उनका बच्चा पैसा निकाल ले गया था ना, 5,000 रुपए, वो पैसा अगर निकालता है बिजनेस से, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। सो नेट कैपिटल क्या होती है, जितना इन्फ्यूज है, लेस ड्रॉइंग्स इज नेट कैपिटल। रिटेन अर्निंग क्या होती है, अब वही लला जी की दुकान हमारी मिठाई वाली, उसमें उन्होंने साल भर बिजनेस किया, और साल भर बिजनेस करने के बाद में क्या हुआ, उनको मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, और 10 लाख रुपए वो बिजनेस से निकाल के नहीं ले गए। प्रॉफिट अगर वो निकाल ले लेते तो 1 करोड़ रुपए लगाए थे, 1 करोड़ की कैपिटल रहती। बट वो पैसा अभी बिजनेस में ही लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। अर्निंग है यानी आपने प्रॉफिट कमाया है,
लेकिन आप उसको बाहर लेके नहीं गए हो बिजनेस से। रिटेन अर्निंग है, बिजनेस में ही है। तो अभी 1 करोड़ रुपए आपने पिछले साल के शुरू में लगाए थे, इस साल में आपको पता लगा अरे वाह 10 लाख रुपए मैंने कमा लिए, बट मैंने इसको निकाला नहीं। तो अब मेरी पूंजी, अब मेरी कैपिटल हो जाएगी 1 करोड़ प्लस 10 लाख रुपए, यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो रिटेन अर्निंग ऐड होती है कैपिटल में, ड्रॉइंग्स कैपिटल में माइनस होती है। आई होप दिस इज क्लियर। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, आपको कुछ और लग रहा है, यू कैन ऑलवेज पुट योर कमेंट्स। नेक्स्ट, गुड्स। गुड्स का हिंदी में मतलब माल। यहां पे क्या है, दो टाइप के बिजनेसेस की हम बात करते हैं मोटे तौर पे। एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग मतलब हम सामान खरीदते हैं, उसको कुछ ज्यादा दाम पे बेच देते हैं, सेम सामान, हम उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हम कोयले की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम कोयला खरीदते हैं एज इट इज कोयला, हम कहीं से सस्ते दाम में खरीदते हैं, और रिटेल में हम अलग अलग लोगों को कुछ उसमें मार्कअप, कुछ मार्जिन लेकर के बेच देते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो हम अलग अलग रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे हमारी मिठाई की दुकान, ठीक है, हम मैदा लेंगे, आटा लेंगे, तेल लेंगे, दूध लेंगे, और उनसे चीजें बनाएंगे, समोसे बनाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, और फिर उसको बेचेंगे। गुड्स क्या होता है? गुड्स वो सारी चीजें हैं जो हम बेचने के लिए रखते हैं। एनीथिंग विच इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड अल्टीमेटली इज कॉल्ड गुड्स। ठीक है। परचेजेस क्या होती हैं? अभी हमने गुड्स डिफाइन की। ये गुड्स जो भी हम खरीदेंगे, जो भी हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, या हम ट्रेडिंग में है तो सेम चीज खरीदेंगे और उसको बेच देंगे। ये जो रॉ मटेरियल वाली चीजें हो गई, या जो हम बेचने के लिए गुड्स जो होती है, गुड्स को खरीदने को ही परचेजेस कहते हैं, असेट को खरीदने को परचेज नहीं कहते अकाउंटिंग में। ठीक है, असेट भी हमने पढ़ी है, भी डिफाइन करी। तो अगर ये मिठाई वाली दुकान जो हमारी है, ये नया गैस चूल्हा लेके आती है, तो गैस चूल्हा जो खरीदा, वो खरीदा, लेकिन वो परचेजेस नहीं हो गई, उसकी है अलग से ही हम तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, वील डिस्कस। गुड्स जो होता है, परचेजेस इज ओनली अबाउट गुड्स। और परचेज, हमने 100 किलो मैदा खरीदा और उसमें से 10 किलो वापस बेच दिया, 10 किलो में ज्यादा हो गया था, 10 किलो हमने वापस कर दिया, तो परचेज लेस परचेज रिटर्न इज नेट परचेजेस। तो परचेज और नेट परचेजेस दोनों समझ लेते हैं। परचेजेस जो भी सामान हम खरीदते हैं बेचने के लिए, बना करके बेचने के लिए, या एज इट इज बेचने के लिए, उसको परचेजेस कहते हैं। असेट या और भी कोई चीज हम खरीदते हैं, उसको परचेज नहीं कहते हैं। और परचेज में से अगर हमने कोई सामान मान लीजिए वापस कर दिया, उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो परचेजेस लेस परचेज रिटर्न इज योर नेट परचेज। स्टॉक। अब ये जो सामान हमने परचेज किया, गुड्स जो था हमने परचेज किया, गुड्स समझ लिया, परचेज समझ लिया। इसके बाद ये जितना भी सामान हमारे पास में रहेगा ना बेचने के लिए, जब तक बिका नहीं है तब तक इस सारे सामान को हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक हमारे फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, यानी हमारी मिठाई, हमारे समोसे, हमारा कोयला। ठीक है। ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है। कोयले में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा, क्योंकि कोयले की दुकान तो कोयला खरीद के कोयला बेच रही थी। बट अगर वो कोयला, मान लो कोयले की भट्ठी मिठाई की दुकान वाला खरीद रहा है, कोयले की भट्ठी पे हम वो तंदूरी रोटी बनाएंगे, तो वो कोयला रॉ मटेरियल है यहाँ पे। ठीक है। तो एक रॉ मटेरियल होता है जिसको आप कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में। ठीक है। रॉ मटेरियल से आप, मतलब तेल होगा आपका, आटा होगा आपका, दूध होगा, इन सब से आप कुछ कुछ बनाओगे, और उससे आप मिठाइयाँ और समोसे बना दोगे। तो मिठाइयाँ समोसे फिनिश गुड्स। ठीक है। जिन जिन चीजों से आप बना रहे हो, उन सब चीजों को रॉ मटेरियल बोलते हैं। और रॉ मटेरियल ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई मिठाई हो सकता है घेवर बन रहा है, उसमें टाइम लगता है यार बनने में, आज हमने प्रोसेस शुरू की, हो सकता है कल बने, परसों बने, मुझे नहीं पता कैसे बनता है, बट मान लेते हैं 2-3 दिन में बनता है। तो आज हमने शुरू किया, परसों बनेगा, तो कल की तारीख में उसको क्या बोलेंगे जो घेवर बन रहा है? दैट विल बी कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस, अभी बना नहीं है। सो स्टॉक 3 प्रकार का हो सकता है। देयर कैन बी 3 फॉर्म्स ऑफ स्टॉक्स। वन, रॉ मटेरियल, ठीक है, कच्चा माल। दूसरा, वर्क इन प्रोग्रेस, जिन पे काम चल रहा है। और तीसरा, फिनिश गुड्स, मतलब जो बेचने के लिए तैयार है। अब एक और टर्म्स की बात करते हैं, सेल्स, और इसको कंपेयर करेंगे रेवेन्यू या इनकम से। रेवेन्यू इनकम मोटा मोटा एक ही चीज होती है। सेल्स क्या होती है और रेवेन्यू और इनकम क्या होता है समझ लेते हैं। जो भी सामान आप मिठाई की दुकान में मिठाई बना रहे हो, समोसे बना रहे हो, ठीक है, वो जब आप बेचोगे उसको बोलते हैं सेल्स। एनीथिंग जो आपका बिजनेस है बेचना, ठीक है, उसको हम सेल्स कहते हैं, जिसको हम बेचते हैं। रेवेन्यू इज ए ब्रॉडर टर्म। सेल्स अगर इतना छोटा सा है तो रेवेन्यू उसका बड़ा सेट है। रेवेन्यू में कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि भाई जैसे आपकी मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान में क्या बाहर छोटा सा एक शेड है, वहां पे आपने क्या किया, वहां पे बोला कि यार एक फ्लोरिस्ट है, मैंने वो फूल वूल बेचता है, तो आपने बोला कि भाई तू अपना लगा ले वहां पे,
अपना फ्लोरिस्ट का छोटा सा दुकान कर लिया और मेरे को ना 10,000 रुपए महीने का दे दिया करो रेंट। आपका मेन काम क्या है? समोसे मिठाइयाँ बना के बेचना। तो जो आप समोसे मिठाइयाँ बना के बेचोगे उससे जो पैसा आएगा उसको बोलेंगे सेल्स। ये जो भाड़ा आपको देगा, जो अपना फ्लोरिस्ट बाहर बैठा के रखा हुआ है, ये अदर इनकम है या अदर सोर्स ऑफ इनकम है आपका। तो रेवेन्यू में क्या होता है? सेल्स प्लस जितनी भी अदर इनकम होती है वो मिला करके रेवेन्यू बोलते हैं इसको। टोटल इनकम बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। तो ये क्या हो सकती है? आपका रेंट हो सकता है, आपने कुछ पार्ट दे दिया हो। आपने हो सकता है बैंक में जो आपके पैसे हैं बैंक में पड़े, आपने एफडी में डाल दिए, उसमें इंटरेस्ट मान लीजिए आ रहा है ना। आपका कोई कमीशन आ रहा है। आप मान लीजिए ये बिजनेस है, इसके जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, आप शेयर बेच के मान लीजिए पैसे कमा लेते हैं, है ना। ये सारी चीजें मिला करके जो बनेगा उसको हम रेवेन्यू या टोटल इनकम बोलेंगे। सेल्स सिर्फ और सिर्फ उन चीजों की इनकम को बोलते हैं जिनका हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट तो हम सब जानते हैं, है ना। चलो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के बताते हैं। डिस्काउंट मतलब लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस जिसको हम बोलते हैं। 100 रुपए की चीज हमने 90 रुपए में खरीदी तो 10 रुपए डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट अकाउंटिंग में दो तरीके के होते हैं, एक कैश डिस्काउंट, एक बल्क डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? नॉर्मली जब बिजनेस होता है, बिजनेसेस में हम लोग चीजें उधार पे खरीदते हैं। अलग 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 दुकानदार हमको अलग अलग टाइप का उधार देता है। कोई 15 दिन का उधार देता है, कोई महीने भर में बिलिंग करता है कि भाई महीने भर आप सामान मंगाते रहो और महीने के आखिरी में हम आपको हिसाब बता देंगे, ठीक है। तो उधार पे सामान आता है। तो अगर कोई बिजनेस वाला है, हम वहां से सामान खरीदने जाते हैं, वो बोलता है जी मैं आपको 1 महीने की क्रेडिट दूंगा, यानी मैं आज आप सामान ले जाओ, महीने भर बाद आप मुझे पैसे दे देना। बट अगर आप मुझे आज ही पैसे देते हो ना तो आपको 5% कम पे आपको ये सामान दे दूंगा। ये होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या है? आप मुझे कैश पहले दे दो। नॉर्मली जो मुझे 1 महीने बाद पैसा मिलने वाला था वो मुझे अभी मिल जाएगा। इसको प्रमोट करने के लिए अगर मैं कुछ अपना प्राइस कम कर देता हूं उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। बल्क डिस्काउंट क्या होता है? कि आप मुझसे 2 सामान खरीदोगे, 3 सामान खरीदोगे या 10 समोसे खरीदोगे, तब तक मेरा प्राइस हर समोसे का 20 रुपए है, ठीक है। लेकिन आप स्कूल हो, आप मेरे से 1000 समोसे खरीद रहे हो, ठीक है। 1000 समोसे खरीद रहे हो भाई, तब फिर मैं पर समोसे आपको 15 रुपए के लगा दूंगा। ये हुआ बल्क डिस्काउंट। आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे, इसको प्रमोट करने के लिए मैं प्राइस थोड़ा कम कर दूं, इस वाले डिस्काउंट को हम बोलते हैं बल्क डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट। एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर, ये अगेन सिमिलर टाइप की चीज है। एक्सपेंस जो होता है वो होता है जो भी चीज हम साल भर के अंदर बनाने के लिए बेचने के लिए कर रहे हैं। जो सामान मिठाई की दुकान में मिठाई बनाने के लिए जो जो खर्चे हम कर रहे हैं, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, है ना, हमने बिजली का बिल पे किया, हमने गैस का बिल पे किया, हमने मान लो टेलीफोन लगाया उसका बिल पे किया, ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? मिठाई बने, समोसे बने और उसको बेचें। इसको बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर एक ब्रॉडर टर्म है। So all expenses are expenditure, but all expenditures are not expenses. Expenditure क्या होता है? Expenditure can be long term also. Asset की परचेज हमने की, हमने गैस चूल्हा नया खरीदा, हमने नया एयर कंडीशनर खरीद लिया अपनी मिठाई की दुकान में। उन सबको, उन सारे खर्चों को हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो एक्सपेंस इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म और नॉर्मली उन चीजों के खर्चों को बोलते हैं जो हम बिजनेस में फाइनल गुड्स, फाइनल जो माल, फाइनल जो सामान हम बना रहे हैं बेचने के लिए, उसको करने के लिए हमको करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस शॉर्ट टर्म हुआ, एक्सपेंडिचर ब्रॉडर टर्म हुआ, जिसमें हम और भी चीजों को इंक्लूड करते हैं, विच मे बी यू नो लॉन्ग टर्म इन नेचर, असेट परचेज की भी चीजें हो सकती हैं। जी, अब आ जाते हैं गेन और इसको कंपेयर करेंगे प्रॉफिट या लॉस से। तो प्रॉफिट लॉस पहले बात कर लेते हैं क्या होता है। सो जितनी भी चीजें हमने एक्सपेंस की, खर्चे किए, हमने मिठाई की दुकान में जो जो सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, हमने फिर जो लड़के रखे उनकी सैलरी दी, हमने मान लीजिए वो डब्बे प्रिंट करवाए, प्रिंटिंग पे पैसे खर्च किए, हमने टेलीफोन के बिल पे किया, हमने गैस का बिल पे किया, हमने बिजली का बिल पे किया, ठीक है, हमने रिपेयर मेंटेनेंस, हमारे कुछ खराब हो जाता है, हमने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है वो किया। ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये हमने एक तरफ लिख करके टोटल कर लिया। मान लिया ये एक्सपेंसेस हमारे हुए 80 लाख रुपए के साल भर में। इसके कंपैरिजन में हमने देखा हमारी जो सेल्स हुई, हमारी जो सेल्स और अदर इनकम मिला के टोटल इनकम हुई, वो मान लेते हैं हुई 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए हमने अर्न किए साल में और हमारा खर्चा हुआ 80 लाख रुपए का। तो 20,000 रुपए, सॉरी 20 लाख रुपए यहां पर हो गया आपका प्रॉफिट।
और इसका अगर उल्टा हो गया, खर्चा आपका ज्यादा हो गया क्योंकि आप हिसाब किताब ठीक नहीं कर रहे थे, ठीक है, आपने प्राइस बहुत कम कर दिए थे। मान लेते हैं कि आपने खर्चे आपके जो हुए वो 1,20,00,000 के हुए, ठीक है, और जो आप बेच पाए सामान साल भर में वो 1 करोड़ का ही बेच पाए। यहाँ पे आपका 20 लाख का लॉस हो गया। सो प्रॉफिट या लॉस एक अकाउंटिंग पीरियड में, वो पीरियड कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन योर टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस इज योर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, नुकसान है तो लॉस। गेन क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप बेचने के लिए नहीं रखते हो। इस दुकान में आप अपना गैस चूल्हा बेचने के लिए नहीं रखते, पर आपने सोचा गैस चूल्हा नया खरीद लेंगे, पुराना वाला बेच देते हैं, पुराना हो गया, नए वाले में थोड़ा जल्दी बढ़िया चीजें बनती हैं। तो आप क्या, पुराना जो चूल्हा आपने बेचा और वो आपने मान लीजिए खरीदा था 10,000 रुपए का, ठीक है, और अभी क्या है, वो 5 साल पहले खरीदे, आपने खरीदा था, अभी किसी तरीके से मान लेते हैं वो 12,000 का बिक गया, तो 2,000 का आपको गेन हो गया। गेन प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट वो है जो आपका रूटीन काम से हो रहा है, समोसे बेचने से हो रहा है, मिठाइयां बेचने से हो रहा है। आप कोई अपनी असेट अगर बेच देते हो तो उसको प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, उसको गेन बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गेन एंड प्रॉफिट और लॉस। अब ये है भैया, इसको हम, इसमें बी जो होता है वो साइलेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डेटर। डेटर, डेटर क्या होता है? डेटर होता है वो जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। पैसे कैसे लेने होंगे? हमने किसी को सामान बेचा, उधार पे बेचा, तो उनको पैसे देगा। सो डेटर कोई भी हो सकता है, राम श्याम मोहन, कंपनी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी एंटिटी हो सकती है, जिससे भी हमको पैसे लेने हैं उसको हम बोलते हैं डेटर, राइट। इसका उल्टा होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? जिससे हमने उधार में माल खरीदा, सामान खरीदा, या हमने उसकी सर्विसेज ले ली और उसको पैसे अभी नहीं दिए हैं, देने बाकी हैं, लेनदार, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर हमारी क्या होगा? करंट लायबिलिटी। डेटर हमारा होगा करंट असेट। सो ये थी हमारी बेसिक टर्म्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू गाइस।